नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूं। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी और शाह जो खेल अब तक महाराष्ट्र और कर्नाटक में कर रहे थे, वही खेल अब उन्होंने पार्लियामेंट में शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति की नाक के नीचे, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सांसदों के तोड़फोड़ का खेल शुरू हो चुका है। और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के कम से कम 5 एमपीज, 5 सांसद, इनको ऑफर दिया जा चुका है। और शरद पवार, जिनके 8 सांसद हैं लोकसभा में, उसमें से 6 सांसद ऐसे हैं जिनके तोड़फोड़ की साजिश रची जा रही है। और बात यहीं खत्म नहीं हो रही है। लोकसभा से कहीं बड़ा ऑपरेशन राज्यसभा में चल रहा है, जहां पिछले 5 महीनों में, इन द लास्ट 5 मंथ्स, सितंबर से अब तक जनवरी तक 6 सांसदों पर दबाव बनाकर उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। और ये छोटी पार्टियों के सांसद हैं, कोई आंध्र प्रदेश का है, कोई उड़ीसा का है। इन सांसदों को डरा के या मैनेज करके इन सांसदों को या तो बीजेपी में ज्वाइन कराया गया या फिर मोदी जी के सहयोगी नायडू बाबू टीडीपी में ज्वाइन करा दिया, यानी एनडीए को मजबूत किया गया। और आज 25 जनवरी को भी एक सांसद ने इस्तीफा दिया है। इनका नाम विजय साई रेड्डी है। और रेड्डी साहब के घर पर ईडी पहुंची, बार बार पूछताछ हो रही थी। परेशान होकर आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब मैं आज इस वीडियो में सारे डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, एक्सपर्ट्स को भी रूबरू करूंगा और ये भी बताऊंगा कि उद्धव ठाकरे हैं, जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के 9 सांसद हैं, उसमें से 5 सांसद जिनको ऑफर दिया जा रहा है कहीं ना कहीं, जो संपर्क में, उनके मैं नाम भी बताऊंगा, तस्वीरें भी दिखाऊंगा, वो सब करूंगा। शरद पवार के बारे में भी बताऊंगा कि क्या रीज़न है, क्या पार्टी स्प्लिट हो रही है और कौन स्प्लिट करा रहा है, क्या अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल पीछे लगे और इनके पीछे क्या अमित शाह, ये सब बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पार्लियामेंट में ऑपरेशन लोटस शुरू क्यों करना पड़ा मोदी जी को, रीज़न क्या है। और अगर आप रीज़न देखेंगे तो उससे पहले ये ग्राफिक्स देखिए। ये लोकसभा का संख्या बल है। लोकसभा में इस वक्त 543 एमपीज हैं, जिसमें एनडीए के पास 293 हैं, बीजेपी मोदी जी के पास 240 हैं। मोदी जी अल्पमत में, और मोदी जी को लगता है कि जिस तरह से बिहार में चुनाव हो रहा है, अगर दिल्ली वो हारते हैं तो बिहार में प्रेशर बनेगा। नीतीश कुमार किसी भी वक्त यू टर्न ले सकते हैं, लालू से उनकी बातचीत चल रही। तो बहुत सी ऐसी आशंकाएं हैं कि उनको लगता है कि कहीं ये जो संख्या है नीचे ना आ जाए। इस संख्या को एक सेफ पोजीशन पर ले जाने के लिए, बहुमत के करीब आने के लिए ये ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें नज़र जो है वो शिवसेना पर है। 9 सांसद हैं उद्धव ठाकरे के। शरद पवार के तकरीबन 8 सांसद हैं, जिसमें से मैंने कहा 6 ऐसे सांसद हैं जो प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार के संपर्क में। शरद पवार को बार बार इस सिलसिले में मैसेज भी दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल अगर ये 6 सांसद स्प्लिट करा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो कैबिनेट मंत्री बन सकती है। ये सब बातें हो रही हैं। दरअसल मोदी जी का मकसद है कि ये जो 240 है, इसको किसी तरह से संख्या को 250 के ऊपर 260 के आसपास लिए हैं, सो दैट नीतीश, नायडू या बाकी जो साथी हैं, उसमें एकनाथ शिंदे भी हो सकते हैं, अगर ये कोशिश करें मोदी पर दबाव बनाने की, तो मोदी की सरकार चलती रहे। जी हाँ। अब मोदी जी को दिक्कत सिर्फ लोकसभा में नहीं, जहां वो अल्पमत में, राज्यसभा में भी उनको दिक्कत है। और अक्सर आप देखते हैं जो बिल आ रहे हैं, जो कानून बनाने की मोदी जी कोशिश करते हैं, वो बना नहीं पाते। चाहे वो वक्फ का कानून हो या बाकी और जो कानून हो, या चाहे 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात हो, क्योंकि राज्यसभा में भी गिनती थोड़ी कम है, लोकसभा में भी अल्पमत में है। राज्यसभा अगर आप देखें तो इस वक्त टोटल 245 सांसद हैं, जिसमें एनडीए हालांकि मेजॉरिटी में 125 है, जिसमें बीजेपी के पास सिर्फ 98 सांसद हैं, 98 एमपीज हैं बीजेपी के राज्यसभा में। वो चाहते हैं कि इस 98 की संख्या को कम से कम 110 के आसपास ले जाएं, सो दैट ये जो बिल जब इंट्रोड्यूस करते हैं मोदी जी के मंत्री, तो वो जो प्रेशर माउंट होता है वो रिलीज हो सके। तो राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, लोकसभा में अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए पार्लियामेंट में ऑपरेशन लोटस जारी है। अब दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि उद्धव ठाकरे के वो कौन कौन से सांसद हैं, कौन कौन एमपीज़ हैं
जो मन बना रहे हैं पाला बदलने का। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस अगर इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी होती महाराष्ट्र में, इनकी सरकार आ गई होती, सरकार बन गई होती, तो ये नौबत नहीं आती। ये नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि महाराष्ट्र में 5 साल के लिए बीजेपी मजबूत हो गई है बहुमत के साथ, और दिल्ली में भी सरकार चली रही है मोदी जी की। तो इन सांसदों को लगता है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, कि भाई मलाई अगर खानी है, ईडी और सीबीआई से बचना है, तो पाला बदलने के लिए यही वक्त है, और इसीलिए ऑफ़र इनको दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूं उद्धव ठाकरे के सांसदों की, तो उसमें नागेश बापूराव पाटिल है, हिंगोली के हैं, और लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये आजकल संपर्क में नहीं, आंखें चुरा रहे हैं उद्धव ठाकरे से। एक और सांसद हैं संजय हरिभाऊ जाधव, ये पारभनी जलना डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये भी कहीं ना कहीं मायूस है, इनको लगता है कि भाई अब 5 साल क्या करें, उद्धव ठाकरे ना महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, ना दिल्ली में कहीं है वो, तो क्या करें। संजय देशमुख ये यवतमाल वाशिम से हैं, यवतमाल से हैं, और इनका भी कहीं ना कहीं एक नाम चल रहा है कि ये भी संपर्क में। इसी तरह से ओम प्रकाश जो हैं ये मराठवाड़ा से आते हैं, उस्मानाबाद से, ये भी संपर्क में। संजय दीना पाटिल हैं, ऐसे 4-5 सांसद हैं जो संपर्क में, जो मैंने आपको वजह बताई कि इनको लगता है कि आने वाले समय में कोई फ्यूचर नहीं है। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो महाराष्ट्र में पावर में नहीं है और केंद्र में पावर में नहीं है, और सामने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर भी है, खौफ भी है। तो ये वो सांसद हैं, लेकिन यहाँ पर एक कैच ये है कि बीजेपी चाहती है अगर एक और सांसद, क्योंकि 9 सांसद हैं उद्धव ठाकरे के, अभी 5 हैं, अगर ये 6 हो जाएं, 2/3 हो जाएं, 2/3 हो जाएं, तो पार्टी स्प्लिट करके बीजेपी में भी शामिल हो सकती है। तो इसी का इंतज़ार चल रहा है। अब देखना ये कि क्या उद्धव ठाकरे इस सिचुएशन को बीएमसी चुनाव से पहले डिफ्यूज़ कर पाते हैं कि नहीं, क्या वो बातचीत करेंगे कि नहीं करेंगे। हालांकि 2 दिन पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि जिसको जाना है वो जाए, हम रोकेंगे नहीं, ये उनका स्टैंड है। क्या वो स्टैंड बदलते हैं। राजनीति तो कहती है कि फ़िलहाल अपने बाड़े में से किसी को भी ना जाने दें, और कमोबेश यही हाल शरद पवार के सांसदों का है। अब शरद पवार के जो सांसद हैं उनको तो डायरेक्टली बोल दिया अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने कि आप हमारे साथ आइए, कोई फ़ायदा नहीं है शरद पवार जी के साथ जाने का। ना महाराष्ट्र में उनके पास कोई सत्ता है, ना दिल्ली में सत्ता है, और ये सत्ता 5 साल तक नहीं रहेगी। मलाई खाना है, ईडी से बचना है, सीबीआई से बचना है, जैकपॉट बोनस आपको मिल रहा है, ऐसा ऑफर आपको मिलेगा नहीं, आप पाला बदलिए। और इसके पीछे सोच ये है, ऐसा लोग कहते हैं कि अमित शाह, मोदी ने कम्युनिकेट किया है प्रफुल्ल पटेल को, अजीत पवार के खास हैं, कि अगर आप 6 सांसद तोड़ के लाते हैं, बीजेपी में शामिल करते हैं, अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, तो आपको हम कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते हैं, आपकी शपथ हो सकती है मोदी सरकार। इस तरह की चर्चा है। बहरहाल देखना यह है कि क्या शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी कितने दिन तक महफूज रहती है दिल्ली में, लोकसभा में। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या मोदी और शाह अपनी संख्या को 240 से एक कंफर्टेबल संख्या पर, एक सेफ पोजीशन पर ले जाने के लिए छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, क्या उनको टारगेट करेंगे, जिसमें वाईएसआर की पार्टी हो सकती है आंध्र प्रदेश की, जिसमें बीजू जनता दल, जिनके अभी भी कई सांसद हैं राज्यसभा में, या फिर शरद पवार जिनके 8 सांसद हैं, उद्धव ठाकरे 9 सांसद हैं। ये जो 4, 5, 6, 7 सांसदों वाली पार्टियां हैं, क्या ये रडार पर हैं गुजरात लॉबी के, और क्या ऑपरेशन लोटस वाकई उसको अंजाम दे देंगे जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में करके दिखाया, मध्य प्रदेश में करके दिखाया, बाकी राज्यों में। एक बड़ा सवाल है। और आज मैंने इस सवाल के जवाब में 3 खास मेहमानों को बुलाया। सुधीर सूर्यवंशी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, दोनों को 24/7 मोड में वो हमेशा फॉलो करते रहते हैं। बड़े पत्रकार हैं मुंबई के, आज मैंने उनको बुलाया है, उनसे सुनिएगा महाराष्ट्र की कहानी क्या होने जा रहा है। और हमारे साथ जावेद अंसारी रहेंगे जो एक ओवरऑल व्यू लेंगे कि मोदी ऐसा करना क्यों चाहते हैं, मजबूरियां क्या हैं, उनके पास क्या कोई विकल्प नहीं है 240 से ऊपर जाने का, यही विकल्प है तोड़ फोड़, उनसे पूछूंगा। और उमाकांत जी भी होंगे। इस बहस को गौर से सुनिए, क्योंकि यहीं से राजनीति एक दूसरे मोड़ पर टर्न ले रही है।
सुधीर जी, खबर आ रही है कि भाई ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है एक बार फिर से, और पहले तो खेल महाराष्ट्र में था, अब वो महाराष्ट्र का खेल दिल्ली आ गया है, ऐसा कह रहे हैं। खबर है कि 5 एमपीज ऑफ उद्धव ठाकरे, 5 एमपीज ऑफ उद्धव ठाकरे वो संपर्क में नहीं है, वो कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी के संपर्क में है, वो बीजेपी में जा सकते हैं, वो जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जा सकते हैं। क्या ये खबर सही है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे में फिर कुछ ना कुछ सेंधमारी बीजेपी कर रही है? ऐसी कोई खबर है? दीपक जी, खबर बिल्कुल सही है। लेकिन ये खबर मुझे लगता है थोड़ा स्पेकुलेटिव की तौर पे, क्योंकि जब तक चीजें शुरुआत है। पूरी तरह से, हाँ, शुरुआत है, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता है, सब चीजें नहीं हो जाती, तो उसे हम स्पेकुलेटिव की तौर पे ही देखना चाहिए। लेकिन राजनीति में सब चीजें स्पेकुलेशन से ही शुरू होती है, फिर बाद में वो उसका खबर पुख्ता हो जाती है। और उद्धव ठाकरे ने, आपको याद होगा, 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था जिसको पार्टी छोड़ के जाना है वो जा सकते हैं, मैं किसी को रुकवाने वाला नहीं हूं, ये भी चीज उन्होंने ओके। कही कही है। तो इससे भी काफी चीजें समझ में आ जाती है कि पार्टी में अंदरूनी कुछ ठीक ठाक नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने 2 दिन पहले कहा कि जिसको पार्टी छोड़नी है वो छोड़े? बिल्कुल बिल्कुल। उद्धव ठाकरे के जो उनके जो रैली थी वहां पे कहा कि जिसको जाना है वो जा सकते हैं, पार्टी संभालने के लिए, पार्टी को बढ़ाने के लिए मैं मजबूत हूँ, पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत है। तो उसके वो बयान से मुझे थोड़ा ज्यादा संदेह, जो स्पेकुलेशन है, और बढ़ जाता है कि पार्टी में कुछ ठीक ठाक नहीं है। जैसे जो कुछ नाम आ रहे हैं, बंडू जाधव एक सांसद है, संजय दीना पाटिल एक सांसद है, नागेश पाटिल एक सांसद है, ओम राजे निंबाड़कर एक ये जो सांसद है। सांसदों तो के आपने नाम लिए, क्या ये दूसरी पार्टियों से आए, या फिर ये संजय राउत से कहीं ना कहीं परेशान है, या उद्धव ठाकरे से इनके संबंध ठीक नहीं है, या इनको प्रलोभन दिया जा रहा है, या इनके खिलाफ जांचें, कुछ तो होगा? ये जो आपने सांसदों के नाम दिए हैं शिवसेना के। देखो, उसमें 2-3 रीजन हो सकते हैं। जैसे संजय दीना पाटिल मैंने जिक्र किया, वो मानखुर्द गोवंडी जो शिवाजीनगर घाटकोपर को जो इलाका है वहां से चुन के आते हैं। वहां पे नरेंद्र मोदी जी का बाकायदा रोड शो हुआ था, तभी भी उनका कैंडिडेट गिर गया था वो इलाके से। और संजय दीना पाटिल उसके पहले वो एनसीपी में, शरद पवार की जो यूनाइटेड एनसीपी थी उनमें थे, और काफी उनकी नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी हो, एकनाथ शिंदे उनके साथ में बढ़ रही है। तो मुझे लगता है ये ऑपरेशन बीजेपी का ये पहला नहीं है महाराष्ट्र में सरकार आने के बाद में, ये दूसरा ऑपरेशन के ऊपर काम करे, वो 2 ऑपरेशन के ऊपर काम करे महाराष्ट्र में। एक पहला एनसीपी शरद पवार गुट के साथ जो 8 सांसद है उनको तोड़ने की भी बात हो रही है, उसके ऊपर भी काफी एक बवाल हुआ। अच्छा, ऐसे मतलब ना कहा। सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि शरद पवार, उनकी पार्टी पर भी संकट है। यानी शरद पवार के 8 सांसद, उद्धव ठाकरे के 9 सांसद, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 17 के करीब सांसद हैं ये। क्या आपको लगता है, एक बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, क्या शरद पवार के यहाँ भी सेंधमारी हो सकती है? सुन रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल उसमें कोई भूमिका निभा रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल बातचीत कर रहे हैं अजीत पवार के जरिए। बिल्कुल, वहां पे भी ऐसे बहुत से सांसद है, और अजित पवार के गुट से भी एक ऑफर दिया जा रहा है कि अभी 5 साल तो सरकार हमारी बन गई है, आपको रहना है तो 5 साल पावर में रहे, बिना पावर के क्यों रह रहे। तो इसलिए बाकी जो सांसद, उनको भी लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, स्टेट में भी अभी पावर में है, तो आगे क्या होगा, फ्यूचर के लेके काफी कंसर्न है। महाराष्ट्र में सभी राजनेता वो चाहते हैं कि हम पावर के साथ रहे, तो उसका एक जो मलिदा रहता है, जो जी। पावर का जो इम्पोर्टेंस है, तो वो हमको भी मिलता रहे। इसी वजह से वो भी अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे, इसलिए स्पेकुलेशन काफी बढ़ गया। और दूसरी जी। और बात मैं कहना चाहता हूँ दीपक जी, ये जो खरीद पोक्त जो रहता था, एमएलए तोड़ना फोड़ना, सांसद तोड़ना फोड़ना, ये पर्दे के पीछे पहले होता था। लेकिन अभी ये खुलेआम एक बाजार में ऑफिशियल ओहो। दुकान जैसे हम लगाते हैं, उस तरह से हो रहा है। और उसके आगे मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तो एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट खोल देना चाहिए, एमएलए परचेसिंग और सेलिंग, जी। एमपी परचेसिंग एंड जी। जी। सेलिंग, तो ऑफिशियली एक मिनिस्ट्री वहां पे रह जाएगा, सेक्रेटरी भी रह जाएंगे, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये सब चीजें हर चलिए, स्टेट खैर में ये कर ये रहे। भी एक वक्त का तकाजा है, वक्त का तकाजा है कि वाजपेयी और अडवाणी ने संशोधन किया था एंटी डिफेक्शन लॉ में कि
पार्टी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में विधायक या सांसद ना जाएं। और इस एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको अमेंड किया, उसकी धज्जियां मोदी जी और अमित शाह उड़ा रहे हैं। दो बड़ी बातें कही, दो बड़ी बातें जो हैं वो सुधीर जी ने कही है मुंबई से। इनका ये कहना है, 4-5 सांसदों के इन्होंने नाम लिए हैं जो संपर्क में हैं बीजेपी के, उद्धव ठाकरे से जुड़े हैं। इन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने 2 दिन पहले रैली में कहा कि जिनको रहना है हमारी पार्टी में रहें, जिनको जाना है वो जाएं। इसी तरह से शरद पवार के भी कई सांसद हैं जो प्रफुल्ल पटेल जिनसे राबका साबका कर रहे हैं। एक सुधीर जी ने लॉजिक दिया कि अजीत पवार ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई 5 साल महाराष्ट्र की सरकार रहेगी और 4-5 साल मोदी सरकार दिल्ली में रहेगी। यानी 5 साल ना दिल्ली में आपके लिए गुंजाइश है, ना मुंबई में गुंजाइश है। इसलिए आइए हमारे साथ सत्ता की मलाई खाइए, पावर एंजॉय करिए। इस तरह की मैसेजिंग कर रहे हैं और हम आपको जैकपॉट में ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का भी बेनिफिट देंगे। आपके यहाँ कोई परेशान करने के लिए ना ईडी आएगी ना सीबीआई। जमकर पैसा कमाइए, जमकर मलाई खाइए मेरी तरह, और 5 साल एंजॉय करिए। ये इस तरह का ऑफर जा रहा है। मैं जरा उमाकांत जी के पास आ रहा हूँ, फिर मैं एक एनालिसिस जो है जावेद जी से दूंगा। उमाकांत जी, मुझे जरा आप आंध्र प्रदेश की बात बताइए और सीधे खबर बताइए कि क्या आंध्र प्रदेश में भी तोड़फोड़ हो रही है? खासकर जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है, जिसके पहले 11 सांसद थे, फिर 2 तोड़े गए, उसमें से एक सांसद पिछले महीने कृष्णैया जो है वो बीजेपी में चला गया। आज एक सांसद ने और इस्तीफा दे दिया है, विजय साई रेड्डी, सुन रहे हैं कि वो टीडीपी में जा रहे हैं। तो क्या राज्यसभा में भी मोदी और शाह अपनी संख्या को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं? क्या राज्यसभा में ऑपरेशन लोटस चल रहा है और निशाने पर बीजू जनता दल और जगन मोहन रेड्डी की पार्टियां हैं? वहां भी सांसद काफी हैं। देखिए, राज्यसभा में ये प्रोजेक्ट जो है ये बहुत पहले से चल रहा था। लोकसभा चुनाव के पहले से तैयारी थी। जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए तो अ, नवीन पटनायक की जो बीजू जनता दल है वहां तोड़फोड़ की गई। उसके बाद टारगेट किया गया जगन मोहन रेड्डी के लोगों को जो राज्यसभा के एमपी थे। आंध्र प्रदेश में जो तैयारी हो रही है उसकी उसके जो केंद्र बिंदु है वो चंद्रबाबू नायडू है। और चंद्रबाबू नायडू को जो कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाला जगन मोहन रेड्डी ने बीजेपी की मदद से। तो अब चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह मेरे समझ से कमर कसे हुए हैं और वो सीट खाली होगी। चूंकि वो जगन मोहन रेड्डी की सीट थी, खाली होगी तो निश्चित रूप से टीडीपी के या किसी टीडीपी। फिल्म स्टार को वो जाएगी, और ताकि इनकी जी, इनकी संख्या राज्यसभा में लखेड़ा बढ़। साहब ने इंपॉर्टेंट ये बात कही। उन्होंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मोदी जी को कि कहीं नीतीश कुमार धोखा ना दे दें, लालू से फिर हाथ ना मिला लें। नीतीश कुमार वैसे भी नाराज चल रहे, मैंने कई वीडियोस उनकी नाराजगी पे बनाए हैं। तो नीतीश कुमार की भरपाई के लिए एक इमरजेंसी मेजर्स मोदी और शाह ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर नीतीश के 12 सांसद विड्रॉ करते तो कम से कम हम शिवसेना को तोड़ लें, हम जो है वो शरद पवार के सांसद तोड़ के उस स्ट्रेंथ को मेंटेन करें लोकसभा में। और राज्यसभा में भी मोदी जी को जरूरत है संख्या बल की, और इसलिए वहां पर राज्यसभा में भी ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर आप कह सकते हैं कि नायडू बाबू हर महीने एक ना एक सांसद जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के तोड़ रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी के 11 सांसद थे, अब घटकर वो 8 रह गए। 3 सांसद टूट चुके हैं, 7 सांसदों पर और नजर है, निगाह है टीडीपी की। तो ये बहरहाल एक सिनारियो है कि ऑपरेशन लोटस लोकसभा में भी चल रहा है, लोकसभा में भी तोड़फोड़ हो रही है और राज्यसभा में भी तोड़फोड़ हो रही है। और पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो तोड़फोड़ अमित शाह कर रहे थे, मोदी कर रहे थे, वो कभी कर्नाटक में करते थे, कभी महाराष्ट्र में करते थे, कभी वो मध्य प्रदेश में करते थे, या फिर झारखंड में कोशिश करते थे। तो अब पहली बार नाक के नीचे, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे, देश की राष्ट्रीय राजधानी में तोड़फोड़ संसद में हो रही है, देश की सबसे बड़ी पंचायत। जावेद भाई, आखिर मोदी, जैसा कि उमाकांत जी कह रहे हैं, उनको डर है कि कहीं धोखा ना दे जाएं नीतीश कुमार, और इसकी भरपाई के लिए ये तोड़फोड़ शुरू हुई है। आपको लगता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इन किसी के 8 सांसद हैं, किसी के 9 सांसद हैं, क्या ये बड़ी संख्या है? क्या इनको तोड़ने की वाकई जो कोशिशें हैं या साजिशें हैं शुरू हो चुकी हैं? राज्यसभा में तो टूट ही रहे हैं, क्या लोकसभा में इन दोनों पार्टियों के सांसदों को तोड़ा जा सकता है?
जावेद भाई? यकीनन तोड़ा जा सकता है, और इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये धीमे धीमे ये काम चालू हो गया है। पहले देखिए, इनका बड़ा मेथोडिकल प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं अलटप काम नहीं होता। इनके कुछ एमपीज हैं जो स्पॉटर्स का काम करते हैं, जो पहले कुरेदते हैं, पहले पता चलाते हैं कि भाई देखिए फलाना आदमी है। नहीं, मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि आपको लगता है कि ये जो ऑपरेशन महाराष्ट्र में जिसका जिक्र सुधीर कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने कहा भाई जिसको जाना है जाए, तो क्या उद्धव ठाकरे को भी इल्म हो गया है कि भाई उनके सांसद जो हैं वो संपर्क में हैं? ऐसा आपको लगता है? ऐसी सुनगुनाहट यकीनन है इनको, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी ही बात राहुल गांधी भी किया करते थे जब इनकी पार्टी में तोड़फोड़ हो रही थी, जब इनकी पार्टी में लोग एनक्रोच कर रहे थे, पोचिंग कर रहे थे, तो इन्होंने भी महाराष्ट्र में या और जगहों को कि भाई जिसको जाना है चाहे, हम तो एक आइडियोलॉजिकल लकीर हमने खींच दी, अब कोई अगर जा रहा है तो जाए, बियॉन्ड अ पॉइंट हम रोक नहीं सकते। तो वही उद्धव को भी पता है कि जो साधन, जो प्रलोभन, जो प्रेशर केंद्र सरकार द्वारा ये लोग ले आ सकते हैं सिचुएशन पे, ये उद्धव ठाकरे या शरद पवार या कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। तो बियॉन्ड द पॉइंट वो लोग नहीं रोक पाएंगे। तो ठीक है, आप जी। जाइए। जी। उनका ये मानना है कि खेत वही चला जाए, खलिहान वही चला जाए, खेत तो हमारे पास ही रहेगा, हम फिर पैदावार कर लेंगे। जी, जी। जावेद साहब ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि भाई प्रलोभन दे रहे हैं, ऑफर ऐसा है कि जिसको ज़्यादातर सांसद विपक्ष के इनकार नहीं कर पाते। मलाईदार मंत्रालय दे सकते हैं, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से राहत मिल सकती है, जांचें जो हैं वो खत्म की जा सकती है, वॉशिंग मशीन में धोया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर एक ऐसा ऑफर है जो ना शरद पवार के पास है, ना ही उद्धव ठाकरे के पास उसकी कोई तोड़ है, और उसी तरह से जगन मोहन रेड्डी के पास भी कोई तोड़ नहीं है कि अपने सांसदों को कैसे बचाएं अगर अमित शाह या नायडू बाबू मिलकर लूटपाट कर रहे हैं। एक चीज मैं पूछूंगा सुधीर भाई से। सुधीर भाई, यहाँ पर चर्चा थी और संजय राउत ने कहा भी था कि प्रफुल्ल पटेल से कहा गया है कि अगर आप शरद पवार की पार्टी तोड़ दें, 5-6 सांसद वहां से ली आए, तो हम आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे। क्या इस बात में आपको कुछ दम लगता है कि इस बात की चर्चा है? और क्या प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार मिलकर शरद पवार की इस उम्र में फिर से पार्टी तोड़ सकते हैं, सांसद तोड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ये बात चल रही थी और इसकी गुनगुनाहट शरद पवार और सुप्रिया सुले को भी है। और इसका ज्यादा जानकारी ऐसी है कि अजीत पवार की जो एनसीपी, उनके जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है सुनील तटकरे, उन्होंने शरद पवार गुट के जो सांसद हैं, उनको एक ऑफर भी दिया है, आप सब लोग चलिए हमारी तरफ से, सिर्फ शरद पवार उनकी बेटी को उनके साथ में रहने दीजिए, उनको छोड़ के सब हमारे साथ में आइए, तो आपको जो चाहिए सब चीजें मिल जाएगा। ये भी एक बात कंडीशनल ऑफर भी रखा है, उसके ऊपर काफी बवाल हुआ। शरद पवार और सुप्रिया सुले ने बवाल किया कि कैसे तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत लेवल पे चीजें चल रही, जैसे अमोल कोल्हे जो शरद पवार गुट के जो सांसद है, उनकी भी नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के बढ़ रही है। तो काफी महाराष्ट्र में जिस तरह से मैंडेट आया विधानसभा का, वो मैंडेट से एक काफी माहौसी शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट में फैल गई है। उनको लगता है कि अभी ये सब खत्म हो गया, अपने पास लोकसभा के नंबर है, लेकिन सबसे जो मेन पावर है वो महाराष्ट्र है, उसमें ही पावर नहीं है। और आगे पावर आएगी नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा संदेह। जी। और जो पुरानी राजनीति, जो विचारधारा की राजनीति थी, जो इथिक्स की राजनीति थी, मॉरलिटी की राजनीति, अभी तो खत्म हो गई। अभी तो मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, ईडी सीबीआई से बचना है, जी। जेल में जाना नहीं है, तो ये राजनीति चल रही थी। उसका ही फायदा भारतीय जनता पार्टी, उनकी लीडरशिप पूरी तरह से उठा रही है। इसमें वजह से जो वन पार्टी वन नेशन वन पार्टी, उसी राह में एक कदम है कि ये भी एक शंका पैदा करता है। जी। सुधीर जी कह रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल जो सांसद हैं जो राज्यसभा से, प्रफुल्ल पटेल को ये ऑफर दिया गया है बीजेपी से कि भाई आप 5-6 सांसद तोड़ के लाइए, एमपीस तोड़ के लाइए, तो हम आपको मोदी सरकार में कैबिनेट बर्थ देंगे, यानी कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे। और सुधीर जी का कहना है कि बहुत सीरियसली जो है उसको अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल जो है परसू कर रहे हैं, खुलेआम ऑफर दिया जा रहा है बिना किसी शर्म और लाज के। लखेड़ा साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि राज्यसभा की बात हो रही है।
राज्यसभा में अभी भी 7-8 सांसद जो हैं वो जगन मोहन रेड्डी के पास हैं और 7-8 सांसद जो हैं बीजू जनता दल के पास हैं। 2 बड़ी पार्टियां हैं जिनकी राज्यसभा में ठीक-ठाक स्ट्रेंथ है, लेकिन दोनों ही सत्ता से बाहर हैं। बीजू जनता दल भी आप समझ रहे हैं जो नवीन पटनायक हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जगन मोहन रेड्डी पे कई मामले चल रहे हैं, लेकिन इनके सांसद हैं। तो क्या धीरे-धीरे जगन मोहन रेड्डी और बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक और जगन मोहन के जो सांसद हैं, इन पर वाकई क्या खतरा है? आने वाले कुछ महीनों में जो आप कह रहे हैं मिशन 2025 क्या राज्यसभा में और तोड़-फोड़ होगी? आज हुई है, पिछले महीने हुई है, उससे पहले हुई है 5-6 महीने पहले। क्या राज्यसभा में ऑपरेशन लोटस चलेगा आगे? और सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी के सांसदों को है? देखिए ये जो गुजरात लॉबी या मोदी अमित शाह का जो ऑपरेशन चलता है, इसके कई कई तरह के संदेश देते हैं। एक स्टेट में पोचिंग करते हैं या वहां ईडी की रेड डलवाते हैं, उसका संदेश बाकी लोगों को देते हैं कि तुम्हारी भी फाइल बनी है, तुम भी रेडी हो जाओ। तो ये जो ब्रांचेज हैं भारतीय जनता पार्टी या सेंट्रल गवर्नमेंट की, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये ब्रांचेज भी डे एंड नाइट अपना काम करते रहते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि वो कभी सोती नहीं है, काम करते रहते हैं, ऐसी ये जो एजेंसियां हैं, इनको टास्क दिया जाता है कि आप जो है ये सब लोगों को ढूंढिए, किस किस को दबाना है। खास तौर पर छोटी पार्टी वाले, जो बड़ी पार्टियां है वहां तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपने 2-4 तोड़ दी हुई है, तो तभी होता नहीं है। लेकिन छोटी पार्टियां जैसे जिनके 7 एमपी या 6 एमपी है, 4 एमपी है, उनको तोड़ना बहुत सरल होता है, क्योंकि वैधानिक तौर पर लीगली दल बदल विरोधी जो कानून होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, उसकी जो बाउंडेशंस हैं, उसकी जो कंडीशंस हैं, उसके वो कवर हो जाते हैं। अगर 6 जी। एमपी हैं और 2/3 तोड़ना है, तो 4 टूट के आ जाएंगे आपके पास। अभी आज जब 5 एमपी गायब हुए हैं, तो बहुत अच्छे उद्धव की ठाकरे के 7 एमपी हैं, 4-5 अगर टूट जाते हैं तो इजीली स्पीकर को चिट्ठी देनी है जी। और वो कहेंगे कि आज हम जो है बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी और अमित शाह को दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो ये जो अपने बल पर, अपने पैरों पर लोग अल्पमत को बहुमत में तब्दील करना चाहते हैं। एक तो ये है टैक्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो जरूरत है, ताकि आपकी दूसरी पार्टियों पर जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है, वो खत्म हो जाएगी। तो खत्म। 2025 का मिशन तो यही है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन। गॉट इट, आप गॉट इट लकीड़ा साहब। आपको पार्टी जी, एक ही 2 मिनट बचा है, एक ही 2 मिनट बचा है। जी, मैं जरा फाइनल स्टेटमेंट ले लूं लकीड़ा साहब, सॉरी टू इंटरप्ट। फाइनल स्टेटमेंट मैं जावेद जी से लेना चाह रहा हूं। जावेद जी, उमाकांत जी कह रहे हैं कि मोदी जी अभी अल्पमत में हैं, बैसाखियों पे सरकार चल रही है और वो चाहते हैं कि 240 से कम 272 तक संख्या ले जाएं। 272 तक ना ले जाएं तो कम से कम 250 260 पे पहुंच जाए। एक सेफ मतलब जगह पर जो है पार्टी की संख्या रहे 255 260 जहां पर सरकार बची रहती है। तो ये जो सेफ नंबर है, क्या वाकई मोदी यहां तक पहुंचना चाहते हैं और रोज रोज का ये जो नीतीश और नायडू है इससे मुक्त होना चाहते हैं और मोदी जो है वो अल्पमत में सरकार चलाने का उनका मिजाज नहीं है, इसलिए ये ऑपरेशन हो रहा है कि हर कीमत पर बीजेपी अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है, अल्पमत से बहुमत की तरफ बढ़ना चाहती है और इसलिए ये एक्सरसाइज हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है। देखिए, जहां तक अल्पमत की सरकार चलाने के आदी नहीं है, सही है, लेकिन इनके जो नंबर है इस सरकार में और पिछली सरकार के काम करने के तरीके में कोई ज्यादा रद्द-बदल तो दिखा नहीं, कोई बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ा नहीं। जैसे पहले काम करती थी धड़ल्ले के साथ, बिना किसी की परवाह किए, वैसे ही है अभी भी काम कर रहे हैं। तो हो सकता है इनको कुछ ऐसा पता हो, ऐसी कुछ चीजों की अंदेशा हो जो हम लोग जिस सूचना से अभी अवगत नहीं है, और उस चीज को प्रिएम्प्ट करने के लिए ये कर रहे हैं। कोई भी, मोदी जी ही नहीं, अगर आप भी उनकी जगह पे होते तो आप भी यही कोशिश करते कि जितना ज्यादा कंफर्ट लेवल हो, जितना ज्यादा कुशन बन जाए, उतना अच्छा। किसी भी टाइप के थ्रेट से अपने को के बीच में एक बफर क्रिएट किया जा सके, उतना करना चाहिए। और हर आदमी चाहेगा, अब जो भी प्रधानमंत्री होता है, कि वही ज्यादा से ज्यादा पावर हो सके, ज्यादा से ज्यादा। और मोदी जी तो का तो आपको अमित लगता शाह है जी कि का क्या अमित शाह जो मोदी के एग्जीक्यूटर हैं, अगर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स और अदालतें और मीडिया, ये सारी ताकत उनके पास है, सिस्टम उनके पास है, क्या अगर सिस्टम अमित शाह के पास है तो शरद पवार
और उद्धव ठाकरे जो आज की तारीख में सत्ता में नहीं है, इनके सांसदों को तोड़ना मुमकिन है? कामयाब हो मुमकिन सकते हैं है, अमित शाह? बिल्कुल मुमकिन है। इनके क्या और भी पार्टियों के सांसद को तोड़ने की मुमकिन है? ये लोग रेजिस्ट कर सकते हैं ओनली टू अ पॉइंट, नॉट बियॉन्ड दैट। ओके। अभी जो हालात देखे, अपार्ट फ्रॉम कि लोगों को प्रेशर और प्रलोभन, एक चीज वो भी है, लोग ये भी सोचते हैं कि भाई 5 साल यह सरकार चलेगी, कम से कम एट द अर्लीस्ट, एट द लीस्ट 5 साल चलेगी, जी। यहाँ भी और महाराष्ट्र में भी। तो इनके साथ रह के पूरा फायदा है। हर आदमी जी। रेवोल्यूशनरी नहीं है सियासत में आजकल। ओके। हर आदमी क्रांतिकारी नहीं है, हर आदमी विचारधारा और आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ा है। सांसदों को लगता है कि महाराष्ट्र में भी 5 साल सरकार चलेगी और यहाँ भी 5 साल चलेगी, इसलिए कोई विकल्प नहीं है। सामने सीबीआई और ईडी और जेल, ये सब यातनाएँ हैं। ऐसे में जो ऑफ़र है अमित शाह का या मोदी का, जो वो प्रफुल्ल पटेल के ज़रिए दे रहे हैं या फिर नायडू बाबू के ज़रिए आंध्र प्रदेश में दे रहे हैं, जावेद साहब कह रहे हैं कि उस मिशन में बीजेपी आसानी से कामयाब हो सकती है। इट इज पॉसिबल। अगर सिस्टम आपके साथ में है तो आप तोड़-फोड़ कर सकते हैं। हालाँकि पहली बार लोकसभा में और राज्यसभा में हम तोड़-फोड़ देख रहे हैं। इससे पहले जो तोड़-फोड़ हो रही थी वो कर्नाटक, महाराष्ट्र और दूर-दराज के राज्यों में हो रही थी। तो जावेद साहब का ये कहना है कि ये पॉसिबल है, ये जो ऑपरेशन लोटस है ये कारगर हो सकता है, क्योंकि सिस्टम जो है वो अमित शाह के हाथ में है। बहरहाल देखते हैं आगे-आगे और क्या होता है। सुधीर जी, आपने खबर ब्रेक करी, आपने कहा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जो पार्टी है उस पर खतरा है, और उमाकांत जी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में अभी जगन मोहन रेड्डी के जो बाकी सांसद हैं, 7-8 सांसद, वो भी टूटेंगे, और जावेद साहब कह रहे हैं कि ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है, ये कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सुधीर जी, थैंक यू सो मच जावेद साहब, थैंक यू सो मच उमाकांत जी फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।